वेलकम स्टूडेंट। आपके अपने परिवार एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल पे स्वागत है। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो स्टैटिक जीके है ये हमारी खुद की ई बुक है। और मैं आपको बता दूं, ये ई बुक मैं आपको फ्री में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी ई बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही बड़ी वीडियो होने वाली है। हो सकता है ये पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में आए, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और इस ई बुक कंप्लीट देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम, जीके के जितने भी सिलेबस हैं सभी को मैं बता रहा हूं, आप आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस किताब में जो शामिल है इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, करंट अफेयर, सभी को एक एक करके सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस किताब को मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ई बुक को बनाया है। और इस ई बुक को बनाने में कितनी मेहनत लगी, लगभग 4 महीने से ज़्यादा लगे हैं। तो वो 4 महीने और मैंने उस प्रश्न को एक एक पॉइंट करके कलेक्ट किया जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो, और चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान पीसीएस हो। मैंने हर जगह से प्रश्न को उठाया है। यहाँ तक कि मैं यूपीएससी में कुछ प्रश्न जो बने थे वहाँ से भी मैं टॉपिक को उठा के इस ई बुक में सम्मिलित किया हूँ। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं पहली बार अपनी ई बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम पहले देखेंगे बायोलॉजी, एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जहाँ पे क्या जीवों का अध्ययन किया जाता है उन्हें हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिया गया, तो ग्रीक शब्द से लिया गया है। बायोलॉजी ग्रीक के भाषा के 2 शब्दों से मिला है। ठीक है, बायोलॉजी जो है पूछा जाए कौन सी भाषा से लिया गया, तो ग्रीक भाषा से। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। ठीक है, तो बायोस का क्या मतलब होता है, लाइफ। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, लाइफ, हिंदी में जीवन। और लोगोस का क्या अर्थ होता है, स्टडी, जिसका मतलब हिंदी में होता है अध्ययन। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। देखिए आगे हम बात करें, इसी आधार पे जीव जगत को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, एक जंतु जगत होता है और एक पादप जगत होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर पेपर में पूछ लिया जाए जीव जगत कितने भागों में है, तो 2 भागों में, एक जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। आगे हम बात करें अंग्रेजी में जंतु जगत के लिए फौना या FAUNA, ठीक है, तथा पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में बना है कि फौना शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो जंतु जगत के लिए, और फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये पादप जगत के लिए। और जीव विज्ञान का जनक है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, अरस्तु को माना जाता है। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। आगे हम बात करें तो जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। कब दिया था, तो 1802 ईस्वी में। वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। देखिए मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं वही पॉइंट को उठाया हूं जो परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं, तो प्लीज क्लास बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आगे हम देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। तो देखिए जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत, ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विज जगत सिद्धांत से होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसके द्वारा, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा हुआ है। ये पॉइंट नोट कर लेना है।
उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। कौन विभाजित किया है? तो कैरोलस लीनियस ने। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आप कि इसलिए लीनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। वर्गीकी के पिता कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। हर पॉइंट आपको नोट कर लेना है। मैं वही चीज़ लेकर आया हूँ जो परीक्षा में छपे हैं और छपेंगे। आगे हम बात करेंगे, लीनियस ने ही जीवों का नामकरण का द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति भी विकसित किया था। द्विनाम पद्धति जैसे आपने पढ़ा कि मनुष्य का नाम जो है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियन, ठीक है। तो होमोसेपियंस, जो अगर मनुष्य का नाम होमोसेपियंस है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो लीनियस ने ही इसका नामकरण किया था। यहाँ आप देखेंगे जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहला भाग उसके वंश, जिसे कहते हैं हम जेनेरा, ठीक है, का घोतक होता है, जबकि दूसरा उसकी जात स्पेसीज का होता है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है मैंने। क्या दिया है एग्जाम्पल यहाँ पे? कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो होमो क्या है? उसका वंश है, जबकि सेपियंस क्या है? जात है। तो ठीक है, ये किसने किया था आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने बार बार बताया, द्विनाम पद्धति किसने दिया? लीनियस ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता अगर बात किया जाए तो आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता R.H. व्हिटेकर को दिया गया है। इन्हें पांच भागों में जगत वर्गीकरण को बांटा है। पांच भाग कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। बस इतना आपको जानना है कि पहला मोनेरा है। मोनेरा में क्या होता है कि इसमें तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के आते हैं, और इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा, ठीक है, इसका ई बुक लेके आप इसका अगर पूरा डीपली पढ़ना है तो देख लीजिएगा। दूसरा है प्रोटिस्टा। तीसरा है पादप, ठीक है, पादप इंपॉर्टेंट है। पादप में कौन कौन से आते हैं? तो शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे भी इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। किसके? पादप के। और आगे है कवक। कवक भी आपको याद रखना है। कवक में अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि इसकी जो कोशिका की भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है कवक, अगर आपसे पूछा जाता है। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने आपसे बताया, इसका पूरा डिफिनेशन डीपली पढ़ना है तो आप इसका जब PDF लेंगे तो पढ़ लीजिएगा। जो मैं इम्पोर्टेंट है बता दे रहा हूँ। और पांचवा है जंतु, ठीक है। जंतु मतलब जंतु समभोजी। जंतु समभोजी में क्या है? हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब हम लोग देखेंगे जीवों का नामकरण पद्धति। तो 1753 ईस्वी में ठीक है, कैरिलस लीनियस नामक, ठीक है, 1753 ईस्वी में कैरिलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, अभी आपने पढ़ा है, इन्होंने जीवों को द्विनाम पद्धति से प्रचलित किया था। दो नाम मैंने आपसे बताया था, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला जिसका नाम वंश होता है, जिसे कहते हैं जेनेरिक नेम, ठीक है। दूसरा शब्द जात नाम कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। वंश तथा जात नामों के बाद उसे वर्गीकी, ठीक है, वर्गीकीविद या वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम किसने दिया आपसे पूछा जाए तो मैंने बताया कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जिसने सबसे पहले उस जात को खोजा या जिसने उस जात को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया, ठीक है, वर्तमान नाम प्रदान किया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस लिन, जो लिन, तो होमोसेपियंस क्या है? यह एक वैज्ञानिक नाम है। किसने दिया आपसे पूछा जाए तो कैरोलस लीनियस ने। अब यहाँ पे हम
होमो सेपियंस का फुल डिफिनेशन करेंगे तो होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जात सेपियंस है। ठीक है, लिन जो लिख दिया गया है यहाँ पे लिन, ठीक है, लिन वास्तव में लीनियस शब्द के संक्षिप्त रूप हैं। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जात को होमोसेपियंस नाम से पुकारा है। ठीक है, लिन जो है उन्होंने अपना टाइटल दिया है होमो, किसने? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो वैज्ञानिक नाम देने वाले कौन हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जरूर बनेंगे। देखिए, कुछ वैज्ञानिक नाम अधिकतर पेपर में बन जाते हैं, उन्हें भी देख लेंगे। जैसे मनुष्य का है तो होमो सेपियंस, बाघ का है तो पैंथरा टाइग्रिस, और मोर का है तो पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, आगे बात करें ऊंट का तो कैमलस डोमेडेरियस, शेर का बात करें तो पैंथरा लियो, चीता की बात करें तो पैंथरा पार्ड्रुस। ठीक है, भालू की बात करें तो उसूर्स मैटिटिमस कार्निवेरा। ठीक है, आगे खरगोश की बात करें तो खरगोश का होता है आर्किटोलेगस कुनिकुलस। ठीक है, कुनिकुलस। हिरण की बात करें तो सर्वस एलाफस, लोमड़ी की बात करें तो कैनिडे, लंगूर की बात करें तो होमिनोडिया, बारहसिंगा की बात करें तो रूसवर्स डुवासेली। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखेंगे जीव द्रव्य से संबंधित प्रश्न को। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि कोशिका के झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है कि जीव द्रव्य किसे कहा जाता है, तो जो कोशिका के झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ होते हैं उन्हें हम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यह रवेदार जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ है, यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है, ये पॉइंट भी याद रखना है। पूछ लिया जाए कि पारदर्शी एवं चिपचिपा भी होता है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक ठोस पदार्थों से हुई है। कई बार प्रश्न बना है कि इसकी रचना किससे हुई है, तो जल, कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक पदार्थ से हुई है, ये पॉइंट भी याद रखना है। ठीक है, इनमें अनेक रचनाएं भी होती हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है, इसमें अनेक रचनाएं होती हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में सभी कोशिकांगों को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, सभी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता पड़ती है, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। प्रश्न बना है कई बार कि कोशिकाओं को या कोशिकांगों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे जीव द्रव्य शब्द का नामकरण। तो जीव द्रव्य शब्द का नामकरण जर्मन वैज्ञानिक जे.ई. ठीक है पुरकिंजेव, ठीक है, ये याद रखना है, जे.ई. पुरकिंजे ने साल 1839 में किया था। ये ध्यान रखना है कि पुरकिंजे जो हैं इन्होंने जीव द्रव्य शब्द का नामकरण किया। क्या किया? नामकरण किया। और पहले साल 1835 ईस्वी में डुजाड्रिन ने पादप कोशिकाओं में एक चिपचिपा रंगहीन पदार्थ देखा था। क्योंकि पूछा जा सकता है कि पादप कोशिकाओं में एक चिपचिपा रंगहीन पदार्थ सबसे पहले किसने देखा, तो डुजाड्रिन ने। कब देखा? 1835 में। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि ये जो मेरा ई बुक है इसमें वही प्रश्न कुछ हैं जो यूपी पीसीएस, जहाँ तक यूपीएससी में भी पूछे गए, इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली जा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये नहीं कि क्लास छोड़ के चले जाएं, जब आप पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। और इसका ई बुक लेना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी कोई भी अन्य एग्जाम है, पूरी ई बुक पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूँ जो मज़ा आपके अंदर आएगा, जो जुनून आपके अंदर आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं हर एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम बात करेंगे
कि रंगहीन पदार्थ सबसे पहले किसने देखा था, तो डूजा ड्रेन ने, जिसे उन्होंने सरकोड नाम दिया था। ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो चिपचिपा रंगहीन पदार्थ देखा था उसका नाम क्या रखा था, सरकोड। किसने रखा था, डूजा ड्रेन ने। कब खोज की थी, 1835 में। कब देखा था, 1835 में। आगे, यह जीवन का आधार है और कोशिका झिल्ली से परिबद्ध होता है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है और कोशिका जो है झिल्ली से क्या होता है, परिबद्ध होता है, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों आते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोशिका। अब हम लोग देखेंगे कोशिका, ठीक है। तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक, ठीक है, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। क्या है, सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये पॉइंट याद रखना, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, ठीक है, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। ये पॉइंट याद रखना है। कोशिका का शब्द सेल कहा है, कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, एक छोटा कमरा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। कोशिका विज्ञान को हम साइटोलॉजी और कोशिका जैविकी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या कहलाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पेपर में थोड़ा और डीपली पूछना होगा तो पूछेगा कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कैसे की थी, उनके दिमाग में क्या आया। तो आपको ये पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे, ठीक है, और इन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, कोसा नाम दिया। और यह तथ्य उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में, ठीक है, लिखा है। इनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कि पूछ लिया जाए तो आप जाने कि उनकी पुस्तक कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इसके बारे में पूरी डीपली अध्ययन वहाँ किया है, ठीक है। आगे बात करें, 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम अध्ययन किया। कोशिका की सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने। और एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया अगर पूछा जाए, ठीक है। और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया, ठीक है। कोशिका तो ऑलरेडी पहले पता चल गया था, लेकिन उसमें केंद्रक और केंद्रिका का पता लगाया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ई बुक, मैं आपसे बताऊंगा, ये ई बुक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में तो कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। दूसरा है यूकेरियोटिक कोशिका। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ आप थोड़ा सा और देख लीजिए कि सभी उच्च श्रेणी के पौधे और जंतुओं में यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो संगठित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है जो मैं बार बार बताता हूँ। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है। आगे है, एक्लर ने 1833 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया। तो ये भी याद रखना है कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था, तो एक्लर ने 1833 में, ठीक है। पादप जगत को निम्न रूप में विभाजित किया, ठीक है। कौन कौन से, पहला है थाइलोफाइटा। क्या है, थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा क्या है, तो शैवाल, कवक और बैक्टीरिया
जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा जाता है। और ये पॉइंट याद रखना है कि शैवाल को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला है लाल, दूसरा है भूरा और तीसरा है हरा शैवाल। ठीक है। दूसरा है ब्रायोफाइटा, पौधे जमीन और पानी दोनों में जो पाए जाते हैं। पौधे जो हैं जमीन और पानी दोनों में जो पाए जाते हैं, लेकिन लीवर वार्ट्स, हार्न वार्ट्स, ठीक है, मांस आदि की तरह उभयचर होते हैं। ये पौधे भी स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये किसके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा। तीसरा है ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा। तो इन पौधों में संवहनी ऊतकों का अच्छा विकास होता है और वह जाइलम और फ्लोएम में विभाजित होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। जो जाइलम और फ्लोएम में विभाजित होते हैं वो ट्रेकियोफाइटा के रूप हैं। जाइलम का मतलब होता है जो पौधों में क्या पहुंचाता है? जल पहुंचाता है। और फ्लोएम का मतलब ये होता है जो पौधों में खनिज पहुंचाता है। अब हम देखेंगे लाइकेन क्या है। ठीक है, तो लाइकेन की परिभाषा पहले छोटा सा देख लेते हैं। लाइकेन एक एकल जीव नहीं बल्कि कवक और साइनोबैक्टीरिया या शैवाल जैसे विभिन्न जीवों के बीच सहजीवन है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यह अकेला नहीं है। लाइकेन एक अकेला जीव नहीं है। इसमें कवक और साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, या बैक्टीरियम या शैवाल जैसे विभिन्न जीव का मिश्रण है या सहजीवन है। ठीक है, शैवाल से अलग होने के बावजूद साइनोबैक्टीरिया को नीला हरा शैवाल भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है। लाइकेन शब्द की खोज अगर बात करें तो लाइकेन शब्द की खोज थियोफ्रेस्टस ने किया। देखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि जीवाणुओं की खोज, तो जीवाणुओं की खोज का श्रेय एंटोनी वैन लीवेनहॉक को जाता है, जो 17वीं शताब्दी के एक प्रमुख डच वैज्ञानिक थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। एंटीजन के लैंडस्टीनर, डीएनए के वाटसन और क्रिक, और डीडीटी के पाल मुलर, होम्योपैथी के सैमुअल हैनीमैन, इंसुलिन के बैंटिंग, और देखिए केवल बैंटिंग है लेकिन यहाँ बैंटिंग और पश्चिम लिखा है तो ये याद रखना है। और पोलियो की बात करें तो वैक्सीन, जो पोलियो की वैक्सीन की बात की जा रही है तो जेई साल्क। ठीक है, टीबी बैक्टीरिया की बात करें तो रॉबर्ट कॉक, बीसीजी की बात करें तो कार्लमेट और गुइरिन। ठीक है, जीवाणु की बात करें तो लीवेनहॉक जो अभी आपने देखा, ओपन हार्ट सर्जरी की बात करें तो वाल्टन लिलेहेई, और स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें तो वक्समन। आगे है स्टेथोस्कोप की बात करें तो रेने लय नक। पेंसिलिन की बात करें तो ये फ्लोमिंग। आरएनए की बात करें तो वाटसन और आर्थर, और मलेरिया के रोगाणुओं की बात करें तो चार्ल्स लॉरन। देखिए, इतना आपको और याद रखना है कि विषाणु की संरचना अगर पूछा जाए तो बस इतना याद रखना है कि विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में डिमिट्री लुवेनस्की ने तंबाकू में किया था। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और ध्यान रखना है। खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर, ठीक है, गलसोंध और इन्फ्लुएंजा विषाणु से फैलने वाले रोग हैं। ये भी ध्यान रखना है। देखिए, हर परीक्षा में विटामिन के रासायनिक नाम से प्रश्न बनते हैं तो हम एक एक देख लेंगे। विटामिन ये जो है उसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 की बात करें तो उसका है थायमिन। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन। B3 की बात करें तो नियासिन, और B5 की बात करें तो पैंथोथेनिक, और B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, और B7 की बात करें तो बायोटिन, और B11 की बात करें तो फॉलिक अम्ल। ठीक है, और B12 की बात करें, B12 की तो साइनोक बालामिन। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन E की बात करें तो टोकोफेरॉल, और विटामिन K की बात करें तो फिलोक्विनोन। तो इन पॉइंट को भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है विटामिन A B C D। ठीक है, A B
सी डी ई के सभी के रासायनिक नाम एक ना एक परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, तो आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको बारे में हम देखेंगे, इसके बारे में भी कि विटामिन सी पहले। ठीक है, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कमी से अस्कर्वी रोग होता है, जैसे जो मसूड़ों का फूलना। ठीक है, इसके लिए आंवला, नींबू, संतरा, ठीक है, हमें उपयोग करना चाहिए। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका पूर्ति के लिए हमें गाजर, दूध, अंडा का सेवन करना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसके कमी से रिकेटस रोग होता है। और सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आगे बात करेंगे विटामिन ई, तो इसके रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। इसके कमी से जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, जो रोग है इसमें जनन शक्ति का कम होना। इसके लिए हरी सब्जी, मक्खन, दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन बी1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसके कमी से बेरी रोग होता है। इसे पूर्ति के लिए मूंगफली, आलू, सब्जियां प्रयोग करना चाहिए। विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये पॉइंट नोट कर लेना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं मैं सभी को एक एक करके कवर करता हुआ चल रहा हूँ। अब देखेंगे आनुवांशिक, तो वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जैसे जो आपके दादा के था, या दादा कह लो या बाबा कह लो, जो आपके दादा के पास बीमारी था, बीमारी या कुछ भी मान लो यार, जैसे जो आपके दादा के पास था वो आपके पापा के अंदर है और वही आपके अंदर आ गया, या जैसे जो आपके नानी के अंदर था वो आपके मम्मी के अंदर हो गया और उस मम्मी से आपको मिल गया, तो उसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना। जैसे इसमें रतौंधी भी अधिक सबसे ज़्यादा होता है, ये पॉइंट याद रखना है। उन्हीं को हम आनुवांशिक कहते हैं, उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने 1822, ठीक है, से 1884 के बीच में दिया था। ये पॉइंट ऐसे लिखा था तो याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। कब, किसने किया, तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने। ठीक है, आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, तो आपको पता हो गया, खोज किसने किया, ग्रेगर जोहान ने। तो इससे ये पता चल गया कि आनुवांशिकता के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और आनुवांशिकता शब्द किसने दिया, देखिए याद रखना है कि खोज जो किया गया था वो किया गया था ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा, और आनुवांशिकता शब्द जो दिया गया था वो विलियम वाटसन ने दिया था। ये भी ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। ये पॉइंट भी याद रखना है। जीन शब्द किसने दिया, विल्हेल्म जोहानसन ने दिया। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे को चुना, तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको जो डीपली अध्ययन जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, देखिए अगर थोड़ा सा एडवांस पेपर बना तो समस्या हो जाएगी, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, तो 10 में से तो 7 जो प्रश्न है जो आप करके आए हैं वो सब लोग करके आते हैं। ये आप मत सोचिए कि मैं नहीं किया है, लेकिन जो 3 प्रश्न आप छोड़ के आते हैं उसी में आपका सिलेक्शन रुका होता है। जो इस 3 प्रश्न को हल कर देता है उसी का सिलेक्शन होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो जब आप डीपली पढ़ेंगे तभी जो ये शेष प्रश्न आप छोड़ के आते हैं इनको हल कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस ई बुक को ज़रूर ले लीजिएगा, ज़रूर ले लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आप देखिएगा इसमें सभी टॉपिक कैसे आपको मिलेंगे।
अब देखेंगे पादप हार्मोन। तो पौधे में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है ऑक्सन्स। तो ऑक्सन्स की खोज किसने किया था? 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पूछा जा सकता है कि पौधे के वृद्धि को जो नियंत्रित करता है उस हार्मोन का क्या नाम है? तो ऑक्सन्स। किसने खोज किया था? तो डार्विन ने। कब किया था? 1880 में। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है जिबरेलिन्स। दूसरा हार्मोन क्या है? जिबरेलिन्स। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। जो पौधा नहीं बड़ा होता है उसको बड़ा करने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो जिबरेलिन्स, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। यह फूल बनने में भी मदद करता है, ये ध्यान रखना है। और जिबरेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। जिबरेलिन्स कहाँ से निकाले जाते हैं? तो कवक से निकाले जाते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने 1955 में किया था, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने दिया। देखिए, आप वीडियो देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि बहुत डीपली है, छोड़ देते हैं, बीच में नहीं पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिए। एक ही क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस क्लास को चुनें जिसमें हर प्रश्न, हर टॉपिक मिल जाए। देखिए, अगर बिल्कुल इजी प्रश्न मैं आपके लिए ले आऊं और आप अगर 100 प्रश्न देखें, 100 में आपको 95 आए तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन भाई सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसके लिए डीपली नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं जो रिक्वेस्ट आपसे बार बार कर रहा हूँ ये आप समझिए। देखिए, मैं डेली मोटिवेशन का वीडियो ला सकता था, क्यों नहीं ला रहा हूँ? मुझे ये पता है कि मेरे पास जो बच्चे जुड़े हैं उनको मैं कंटेंट दूं। फर्जी मुझे मोटिवेशन देना पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आपको पढ़ना है तो आप हमसे जुड़े रहिए। और मोटिवेशन, ज्ञान की बातें जो फर्जी इधर उधर करते हैं, आप कहीं पर भी जाइए, मोटिवेशन ले लीजिए। मोटिवेशन आपके अंदर खुद आना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, हमारा उम्र निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किसी के मोटिवेशन देने से नहीं होगा, सिर्फ आपको जहाँ अच्छा कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़िए और नोट डाउन करिए। इस ई बुक को आप ले लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन, ठीक है, किससे मिलकर बनता है? तो यह ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। इसमें भी याद रखना, ये भी बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है एब्सिसिक एसिड। तो इसकी खोज 1961 में, ठीक है, कांसस एवं एडिकोट, और 65 में यह कहा गया है, बाद में बियरिंग ने की थी। बस ये आपको याद रखना है। किसने किया था? बियरिंग ने किया था। कांसस एवं एडिकोट तथा उसके बाद बियरिंग ने किया। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। नेक्स्ट है एथिलीन। इसके बारे में आपको पता होगा, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। एथिलीन कैसे पाया जाता है? गैसीय के रूप में पाया जाता है। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ये गैसीय के रूप में पाया जाता है और इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया? बर्ग ने। कब? 1962 में। यह फलों को पकाने में और मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है फ्लोरीजेंस। नेक्स्ट है फ्लोरीजेंस। ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। फ्लोरीजेंस कहाँ बनते हैं? पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों को खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है ट्राउमेटिन।
यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा अम्ल है जो घायल कोशिका में प्रयोग में लाया जाता है, तो ट्राउमेटिन, जिससे पौधे का क्या होता है, जख्म भर जाता है। ये ध्यान रखना है। देखिए अब हम लोग देखेंगे परिस्थितिकी, ठीक है। तो जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारी और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम परिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। आगे कि रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है, महासागर है, ठीक है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। और पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो हम देखेंगे उत्पादक क्या है। तो यहाँ देखिएगा कि वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, ये उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या है, वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या है, इसमें वही जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर पॉइंट को ध्यान से देखना है। द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वह जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, ठीक है, अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, जैसे ये क्या है, यहाँ पे गाय भैंस को अगर लोमड़ी देख लेगी तो वो खा लेगी। जैसे यहाँ पे क्या है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो मोर है, मोर मैंने इसलिए किया है कि मोर भी क्या होते हैं कि ये मांस खाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वह जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अगर ये लोग लोमड़ी को, मोर को, भेड़िया को देख लेंगे तो खा लेंगे कौन, बाघ, शेर, चीता, तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता याद रखना है ये, क्योंकि पूछा जा सकता है। आगे है श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। ये पॉइंट याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि मानव कौन से उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो वो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अब तीसरा बचा था अपघटक। इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक, ठीक है, वह है जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय, ठीक है, कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि जैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक के तीनों उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आपने देख लिया, और अजैविक घटक को समझ लिया, क्योंकि पूछा जा सकता है, प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए समझना, जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी हम देख लेंगे। सरीसृप वर्ग के तहत सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ आते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। सरीसृप वर्ग में सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ आते हैं, जिनके हृदय 3 कक्षे होते हैं,
ठीक है, ये याद रखना है। सांप का, छिपकली का, कछुआ का, मगरमच्छ अगर पूछ लिया जाए कि इनके हृदय में कितने कच्छ होते हैं तो 3 कच्छ होते हैं। केवल मगरमच्छ अपवाद में आता है, इसके हृदय में 4 कच्छ होते हैं। ठीक है। सरीसृपों के अंडे का आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये भी ध्यान रखना है। घोंसला बनाने वाला सांप पूछ लिया जाए तो कोबरा होता है। एक पॉइंट और याद आपको रखना है कि प्रोटोथीरिया क्या है, तो वह स्तनी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे एकिडना और प्लेटिप्स। दूसरा है मेटाथीरिया, इनके अंतर्गत अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। तीसरा है यूथीरिया, यूथीरिया के अंतर्गत पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि यूथीरिया के अंतर्गत कौन आता है, मनुष्य। मेटाथीरिया के अंतर्गत कौन आता है, कंगारू। ये कैसे बच्चे देते हैं, तो अपरिपक्व बच्चे। पूर्ण विकसित बच्चे कौन देते हैं, यूथीरिया। तो प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रखना है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं, जिनमें सबसे जो छोटी मांसपेशी होती है वो स्टेपीडियस या कहीं कहीं स्टेपीज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीज, तो हड्डी होती है, ये ध्यान रखना है। जो स्टेपीडियस होती है वो सबसे छोटी मांसपेशी होती है। आपने देखा होगा कि पूछा गया है कि पित्तरस का स्त्रावण, ठीक है, कहाँ होता है, तो यकृत से होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। भोजन पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पूछ लिया जाता है तो मुंह से। ठीक है, और मुंह से प्रारंभ होता है, छोटी आंत में पूर्ण होती है, ये भी ध्यान रखना है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, यकृत होती है। हिपैरिन नामक प्रोटीन यकृत में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि यकृत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन, जो शरीर में खून जमने से रोकता है, शरीर में खून जमने से रोकता है। अगला है अग्न्याशय, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे क्या होता है, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। आगे है लार, तो लार में टाइलिन और माल्टेस नामक एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और मानव हृदय का जो भार है वो 300 ग्राम होता है, कई बार पूछा गया है। और हृदय से शरीर के भागों में रक्त ले जाने वाली को हम क्या कहते हैं, रक्तवाहिनी। ठीक है, रक्तवाहिनी को हम क्या कहते हैं, जो हृदय से शरीर के भागों में रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को हम धमनी या कहीं कहीं आर्टरी कहते हैं। आर्टरी मतलब अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, ये भी ध्यान रखना है। अपवाद में क्या है कि जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी धमनी, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। शरीर के अंगों से हृदय में अशुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। देखिए, अब हम कुछ रक्त से इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेंगे, मानव रक्त विशेष से। तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, कई बार पूछा गया है कि मानव का रक्त कैसा है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। ठीक है, अब रक्त में लगभग 60% प्लाज्मा रहता है, ये पॉइंट याद रखना है, जिसमें भी 90% जल रहता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालने पर बच्चे, ठीक है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकालने पर बचे प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मानव रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा और रुधिराणु। और प्लाज्मा में 60%, ठीक है, जो होता है प्लाज्मा 60% होता है, 40% क्या होता है, रुधिराणु। ठीक है, और जो प्लाज्मा होता है उसमें तो 90% केवल जल रहता है, ये भी ध्यान रखना है। और प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन नामक जब प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जो प्लाज्मा बचता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। आगे है रुधिराणु, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कण, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि इसकी मृत्यु यकृत व प्लीहा में होती है। ठीक है, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इनमें क्या होता है, होमोग्लोबिन पाया जाता है।
दूसरा है WBC। WBC मतलब श्वेत रक्त कण। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में, जबकि इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर श्वेत रक्त कण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, RBC WBC का अनुपात पूछा जाए तो 600:1 होता है। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का अनुपात 600:1 होता है। रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, का कार्य क्या होता है? प्लेटलेट्स का कार्य, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है लेकिन याद रखिएगा, प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का थक्का बनाने से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रोजन। ठीक है, फाइब्रोजन है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया। आगे देखेंगे, रक्त समूहों को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ठीक है, जबकि रक्त समूह AB को सर्वाग्राही रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूहों में एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, फैक्टर मतलब RH फैक्टर का पता रीसस नामक बंदर में चला था। ये पूछा जा सकता है कि फैक्टर का पता, RH फैक्टर का पता कहाँ चला? तो रीसस नामक बंदर में पता चला। देखिए, थोड़ा बहुत हम कोविड-19 के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो बायो से रिलेटेड ही कोविड-19 है और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। तो कोरोना वायरस की सर्वप्रथम पुष्टि दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से हुई थी, ये याद रखना है। कोविड-19 का पूरा नाम जो है वो कोरोना वायरस डिजीज 19 है, ये भी ध्यान रखना है। आगे है कि इस वायरस से मानव अंग फेफड़ा प्रभावित होता है। देश में कोरोना के कारण पहली मौत कर्नाटक में तथा पहला मामला केरल में आया था, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में खोला गया और संपूर्ण भारत में पहली बार 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और कोरोना को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य है वो हरियाणा है। और राजस्थान करने वाला, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था, तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोविडशील्ड की मंजूरी प्रदान की गई थी किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित जो कोविडशील्ड की मंजूरी सबसे पहले प्रदान की गई। एक पॉइंट याद और रखना है कि फाइजर कोरोना वैक्सीन अमेरिका ने विकसित की थी, ये भी ध्यान रखना है। सेतु ऐप लॉन्च भी कोरोना में किया गया था। और कोविड-19 के दौरान भारत सरकार ने आरोग्य किया, आउट नहीं होगा, आरोग्य किया मतलब आरोग्य ऐप भी लॉन्च किया था, इसका मतलब ये है। अब हम लोग देखेंगे मानव शरीर के तंत्र। ठीक है, तो पहले देखेंगे पाचन तंत्र। क्या देखेंगे? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सा? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्ग्रहण क्या है? तो भोजन को मुख में लेना, जो मुख से आप खाते हैं वो अंतर्ग्रहण है। पाचन क्या है? मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है, इसे हम पाचन कहते हैं। ठीक है, और पॉइंट है कि मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन, कौन सा एंजाइम है? टाइलिन, जो भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। ठीक है, फिर माल्टोज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आगे है कि लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। सभी पूछा जा सकता है किसका क्या काम है, इसलिए सभी को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष जो पदार्थ हैं बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँच जाता है। अब अमाशय का क्या कार्य है? तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुँचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। ठीक है, यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। अमाशय के ऑक्सनेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है,
जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, पूछा जाता है आंतरिक रस। आंतरिक रस कैसा होता है? क्षारीय होता है और स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्त्रावित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जीभ। तो मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है, उन्हें हम जीभ कहते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिन्हें स्वाद कलियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? स्वाद कलियाँ कहते हैं। ठीक है, जीभ के अग्र भाग से मीठे स्वाद, पश्च भाग से कड़वे स्वाद, बगल के भाग से खट्टे स्वाद आभास होता है। जीभ अपने गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे दांत। तो मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे दांत। तो मुख गुहा के ऊपर तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मनुष्य के दांत गर्तदंती, दीवार दंती, विषय दंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, जबड़ों के प्रत्येक और 2 कृतंक और 1 रदनक और 2 अग्र चवरणक तथा 3 चवरणक दांत पाए जाते हैं। यह ध्यान रखना है। मनुष्य के दांत 2 प्रकार के निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं। कई बार पूछा गया है कि जब शैशव अवस्था में रहते हैं तो मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 20, जिन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। वयस्क अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनामेल का चमकीला स्तर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। इनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अब हम लोग कवर करेंगे यकृत। ठीक है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो होता है वो 1.5 kg से लगभग 2 kg के बीच होता है। ठीक है, यकृत द्वारा ही पित्त स्त्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, ये याद रखना है। आगे यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न जो विषैले अमोनिया हैं उनको यूरिया में परिवर्तित कर देता है। कई बार ये प्रश्न बना है कि यूरिया कहाँ बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यकृत में बनता है। आगे भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है, ये भी आपको याद रखना है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादक जो होता है वो यकृत में ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। आगे ही हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूछा जा सकता है कि हिपैरिन का क्या काम है, तो रक्त जमने से रोकता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसलिए आपको हर पॉइंट को ध्यान से देखना है। आगे है कि यकृत में थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को भी संचित करके रखता है, ये भी ध्यान रखना है। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी ये मदद करता है। ठीक है, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परिरक्त संचरण। ठीक है, परिरक्त संचरण देखिए बहुत अच्छी ई बुक है। अगर आपने नहीं परचेज किया तो इसे कर लीजिएगा। मैं आपको इसे बहुत ही कम दामों में दूंगा। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, अभी पूरी कंप्लीट करने के बाद क्लास।
रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी और इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। कौन कौन से? हृदय, धमनियाँ, देखिए दोस्त यहाँ पे धमनियाँ होगा लेकिन धमनियाँ याद रखना है, शिराएँ और रुधिर। ठीक है, सबसे पहले हम हृदय के बारे में जान लेते हैं। तो हृदय के बारे में बात करें तो इसमें हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। क्या? हृदय। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। कई बार पूछा गया है सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो हृदय। इसका वजन कितना है, तो 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हृदय के कुछ पार्ट हैं जो मैंने एडिट कर दिए हैं कि ई बुक आपको अच्छी लगे, पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो आगे है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी को हम शिरा कहते हैं। ठीक है, जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली जो रक्तवाहिनी है उसको हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त होता है, ये याद रखना है कि शिरा में जो खून होगा वो अशुद्ध होगा। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर होता है। इसका कुछ अपवाद है कि पल्मोनरी शिरा, ठीक है, पल्मोनरी फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त होता है। ये भी ध्यान रखना है। अपवाद में है क्योंकि जो पल्मोनरी फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को जो पहुंचाता है, इसमें कौन सा रक्त होता है? शुद्ध रक्त होता है। आगे है आपके सामने कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? जो शरीर की ओर ले जाता है उसे हम धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसमें कुछ अपवाद हैं, इसके बारे में भी हम जान लेंगे कि जो पल्मोनरी धमनी है, ये पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़े में जो रक्त पहुंचाता है उसमें कौन सा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। आगे है कि हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। ठीक है, आगे है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को, ठीक है, हृदय की मांसपेशियों को रक्त जो पहुंचाने वाली वाहिनी होते हैं उन्हें हम कोरोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है, इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। अगर जब ये रक्त किसी तरह रुकने लगता है तभी हार्ट अटैक आता है। तो ये हर पॉइंट को याद रखना है क्योंकि मैं ये जो ई बुक बनाया हूँ बहुत ही मेहनत के साथ बनाया हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर आप इस ई बुक को पढ़ लेते हैं तो लगभग जितने भी प्रश्न परीक्षा में अब तक छपे हैं सभी टाइप के प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं। हृदय के संकुचन और शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो संकुचन और शिथिलन होता है इनके सम्मिलित रूप से मिलने से इन्हें क्या कहते हैं? हृदय के धड़कन कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार और भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। ठीक है, तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। ये भी ध्यान आपको रखना है क्योंकि पेपर में अगर किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो आप हर टाइप के प्रश्न को देने में सक्षम हो। आगे है साइनो आर्कुलर नोड दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जिसमें हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग देखेंगे तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120/80 होता है। ये पॉइंट याद रखें क्योंकि कई बार पूछा गया है। ठीक है, और सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक क्या होता है? 80 होता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र का जो नाम होता है वो क्या होता है? स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फैग्मोमैनोमीटर। और थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। ये भी ध्यान रखना आपको है। आगे आपको ध्यान रखना है कि रुधिर में उपस्थित CO रुधिर के pH को
कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अम्लीयता होती है वह हृदय की गति को क्या करती है, बढ़ाती है, और क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। आगे हम लोग देखेंगे वृक्क। ठीक है, तो वृक्कों का प्रमुख जो कार्य होता है वो रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। ठीक है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। ये याद रखना है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये भी ध्यान रखना है। और वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिली अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है, फिल्टर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने हर टाइप के प्रश्न ले लिया है कि जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, सामान्य मूत्र में क्या होता है, 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो मूत्र का रंग हल्का पीला, इसमें उपस्थित जो वर्णक है यूरोक्रोम के कारण होता है। कई बार पूछा गया है कि क्यों पीला होता है, तो यूरोक्रोम के द्वारा। ठीक है, और यूरोक्रोम होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। आगे हम बात करेंगे वृक्क में बनने वाली जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कई बार पूछा गया है कि जो वृक्क में जो किडनी में आपकी पथरी होती है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब हम बात करेंगे त्वचा। तो त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां, ठीक है, स्वेद एवं स्वेद ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने के स्रवण करती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, जो यहाँ पे तैलीय ग्रंथि हैं ये सीबम का, और जो स्वेद ग्रंथियां हैं वो पसीने का स्रवण करती हैं। आगे है यकृत। तो यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। अभी आपने इसको पढ़ा भी है, आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। फेफड़े की बात करें तो फेफड़ा 2 प्रकार के, एक गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, ठीक है, इनका उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे मस्तिष्क। तो मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है। किसमें? क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो तकरीबन 1400 ग्राम होता है। एक मनुष्य के मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का जो कार्य होता है, पहले पॉइंट ये याद रखना है कि जो सेरिब्रम है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। देखिए, सेरिब्रम के द्वारा ही हम लोग सोच सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है थैलेमस। तो थैलेमस का क्या कार्य क्या होता है? इससे यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। थैलेमस का कार्य क्या है? दर्द हो, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस होता है, इसका कार्य होता है संज्ञात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है आपके सामने पोस्टीरियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं, और यहाँ से भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, ठीक है, प्यार किसी से या घृणा आदि ये केंद्र होते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है जैसे रक्तदाब, जल के उपापचय,
पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होते हैं। किसके? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है। आगे है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। इसका क्या कार्य होता है? यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। ठीक है। इसका कार्य यह है, दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र। नेक्स्ट है सेरिबेलम। तो यह शरीर को संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुचन, ग्रंथि स्त्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लेना है कि उल्टी का नियमन जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा ही है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, फफूंद से होने वाली बीमारी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है एथलीट फुट। यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा को फटने, कटने और मोटे होने से होता है। नेक्स्ट है आपके सामने दमा। तो मनुष्य के फेफड़ों में एस्पारजिलस, ठीक है, फ्यूमिगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यहाँ एक संक्रामक रोग होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खाज। तो यह रोग एकेरस इसके बीज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है गंजापन। यह टीनिया के पिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दाद। तो यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विटामिन। ठीक है। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसको? विटामिन को। ठीक है। घुलनशीलता के आधार पर बात करें या घुलनशील में केवल 2 विटामिन घुलते हैं। कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट आपके सामने है, इसको आप हटा दीजिए। सिर्फ ये याद रखिए कि वसा में जो घुलनशील वाले विटामिन है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के है। ठीक है। अब विटामिन ए जो है ये नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन बी12 जो है इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। यहाँ आपको याद रखना है कि विटामिनों के संश्लेषण हमारे शरीर के कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। ठीक है। अगर हम सोचें कि अपने शरीर के अंदर हमारे विटामिन बनता है तो गलत है। इसके लिए हमें भोजन से ही विटामिन प्राप्त होगा। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो जो कुछ होता भी है तो विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। आगे विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के इंगेस्टिराल द्वारा होता है। ठीक है। और विटामिन के की बात करें तो जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। अब हम देखेंगे वर्णांधता, जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग के मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र यक्ष प्रभावित
हों। नेक्स्ट आपके सामने है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से क्या होता है कि अगर किसी इंसान को चोट लग जाता है और हीमोफीलिया नामक बीमारी है तो जल्दी क्या होता है कि खून का थक्का नहीं जमता है। एक पॉइंट और याद रखना है, हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है, हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा, महारानी विक्टोरिया से। किसका मानना है, तो हेल्डेन का मानना है। अब हम बात करेंगे पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जॉन सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट सामिन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों के 3 श्रेणी होती हैं। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर जो होते हैं वो टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए तैयार की गई है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। आगे है आपके सामने कि स्वप्न के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो ओनेरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम काइलोलॉजी कहते हैं। आगे आपके सामने है मनुष्य ये शरीर में सबसे मजबूत या शरीर में सबसे मजबूत जो होता है वो दांतों का एनामेल होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर की घंटा होती है, ये आपको याद रखना है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। अगला है कि स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो उसका 50 ग्राम का होता है, और संतान का जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार बात करें तो लगभग 140 ग्राम होता है। आगे बात करें तो हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। आगे आपके पास है एल्बाट्रॉस सबसे बड़ी समुद्री पर्सी है जिसका पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर्सी नहीं, यहाँ पक्षी होना चाहिए। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। आगे है प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय एचसीजी हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इसी समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गर्भावस्था की जांच की जाती है वो इसी के द्वारा किया जाता है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है कि जब एक बार में आप सांस लेते हैं तो 5 सेकंड लगता है, 2 सेकंड आपको सांस लेने में और 3 सेकंड आपको सांस बाहर करने में। ठीक है, इसी दौरान 500 मिली हवा क्या होती है, अंदर जाती है। आगे है कि मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसमें 97% ऑक्सीजन होमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है और शेष 3% भाग का संचालन रुधिर प्लाज्मा करता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 फ़ारेनहाइट से गिर जाए, ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। और नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपके सामने है तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, समन्वय एवं नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत
मस्तिष्क की होती है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया। पहला है प्रामस्तिष्क, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। और ये सेरिब्रम सभी मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसमें इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति, अनुभव, सुनना, देखना, सूंघना, बोलना तथा शरीर में चेतना के कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिब्रम। और दूसरा है अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करता है। तीसरा है मेडुला, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह हृदय की धड़कन, पाचन अंगों एवं श्वसन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बता दिया, जो इंसान को पलटी होती है, ठीक है, तो वो उसका जो मुख्य कारण होता है वो मेड्यूला ही होता है। आगे है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई अगर बात करें, इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए, अब हम देखेंगे किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, तो हैजा से आंत प्रभावित होता है, जो जीवाणु के नाम है। ये मैं बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप इस ई बुक को लेना तो आप ऑलरेडी इसे देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। टीबी से फेफड़ा प्रभावित होता है। और आगे बात करें कोढ़ से, जिसे हम कुष्ठ रोग कहते हैं, इससे तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा प्रभावित होता है। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। प्लेग से फेफड़ा आँख प्रभावित होता है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। न्यूमेनिया से, ठीक है, न्यूमेनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। और गोनोरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। और सिफिलिस से शिशन प्रभावित होता है। एड्स से बात करें, एड्स से तो प्रतिरक्षा प्रणाली। रेबीज से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीलिया से यकृत। पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हेपाटाइटिस से यकृत। और मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क। चेचक से मुख्यतः त्वचा। तो देखिए, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट वो पार्ट थे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए थे, तो इन्हें आपको देख लेना। इसके बाद फिजिक्स में कंप्लीट करवाऊंगा। फिजिक्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस ई बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो अभी ऑफर में मात्र आप 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 89 48 66 76 52 इस पे व्हाट्सएप करना है। यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इस ई बुक को पढ़ने के बाद लगभग आपके 99% जीके का डर खत्म हो जाएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।